हेलो बच्चों, आज हम लोग जो लास्ट टाइम में अपने वीडियो में हमने पढ़ाया था उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा हेडिंग है इलेक्ट्रॉन सभी परमाणु का मूल कण है, इसके हमें क्या प्रमाण मिलते हैं। तो जितने भी परमाणु हैं उनमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसका क्या प्रमाण हमको मिलता है, इसी बात पे ध्यान देना है हमको। ठीक, तो सबसे पहले रेडियो एक्टिव तत्व से निकलने वाले बीटा कण, जितने भी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, ठीक है, उनसे 3 प्रकार की अदृश्य किरणें निकलती हैं। एक अल्फा, दूसरी बीटा, तीसरी गामा। अल्फा धनावेशित होती है, बीटा ऋणावेशित होती है, जबकि गामा पर कोई आवेश नहीं होता। तो जो बीटा कण निकलता है उसी को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि बीटा कण पे जितना ऋणावेश होता है ठीक उतना ही ऋणावेश इलेक्ट्रॉन पर होता है। धातुओं के तंतुओं को अगर हम गर्म करें, जैसे आप पुराना वाला बल्ब देखिए, बल्ब होता है ना पुराना सा, उसमें ऐसे ऐसे तार लगे रहते हैं जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, वो टंगस्टन का होता है। जब उसे आप जला देते तो वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू करता है। आपको देखिए लाइट देता है, तो गर्म करने से उसमें से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। उसमें से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन का निकलना ही तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है। जब अधिक सक्रिय धातु, जैसे सक्रिय धातु में सोडियम, पोटेशियम, इन सब धातुओं में से किसी पर हम प्रकाश की किरण को गिराते हैं, किसी पर, जैसे ये धातु की सतह है, इस पर हम लोग प्रकाश की किरण को गिराएंगे तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन के इस उत्सर्जन को ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन के इस उत्सर्जन को ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नाम से जाना जाता है। अब आता है कैनाल किरणें और प्रोटॉन की खोज। तो इलेक्ट्रॉन की कहानी खत्म होती है। अब आता है कैनाल किरणें, या जिसे हम प्रोटॉन की खोज कहते हैं। ठीक है, 1886 में जर्मन का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था गोल्डस्टीन। उसने सबसे पहले क्या किया, कांच के विसर्जन नली लिया, जैसा कि हमने फिगर में ड्रा किया है। कांच की इस विसर्जन नली को लेकर इसे छिद्र युक्त करके एक एनोड और एक तरफ कैथोड लगाया, और ये कैथोड जो लगाया वो छिद्रित था। जैसे आप लोग कभी बांसुरी देखते हैं ना, फ्लूइड बजाने वाला, तो आपने ध्यान से देखा होगा कि बांसुरी में जहां बजाया जाता है उसके बाद जहां उंगलियां चलती हैं वहां छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या वो बांसुरी टूट जाती है उस छिद्रों से? नहीं। और यदि हम उस छिद्र के सामने उस पार भी बांसुरी में धीरे धीरे छिद्र करें तो क्या बांसुरी टूट जाएगी? तभी भी नहीं टूटेगी। जैसे आप लोग गांव में देखिए बांस की सीढ़ियां होती हैं, देखा है ना, उसमें छोटे छोटे छिद्र बनाए रहते हैं, उसी पे दूसरी लकड़ी फंसाई जाती है ना। अगर हम थोड़ी थोड़ी दूर पर ऐसे छिद्र बना दें तो क्या हमारा बांस टूट जाएगा? नहीं टूटता है। ठीक उसी तरह से कैथोड पर भी थोड़े थोड़े दूर पर छोटे छोटे गोल छिद्र बनाए गए थे। ठीक, इस छिद्र युक्त कैथोड को इस विसर्जन नली में फिट कर दिया गया। फिर विसर्जन नली में से जो भी गैस वहां पर उपस्थित थी सबको बाहर किया गया। फिर भी कितना भी आप बाहर कर लेंगे कुछ न कुछ मात्रा रह ही जाती है। वो कितनी मात्रा रह गई? 0.001 mmHg। अब बाहर निकालने की क्रिया को निर्वात करना कहते हैं। जब कैथोड लगा दिया गया, यहाँ जिंक सल्फाइड का पेंटिंग कर दिया गया, कोटिंग किया गया, अब धारा विसर्जन प्रवाहित किया गया 10,000 से 11,000 के बीच में। तो देखा गया कि एनोड से कुछ अदृश्य किरणें निकल रही जो इन आंखों से नहीं दिखेगी, उसके लिए सूक्ष्मदर्शी लगाना पड़ेगा। अदृश्य किरणें निकलकर एनोड से कैथोड की ओर गमन कर रही थी। एनोड से निकलकर कैथोड की ओर गमन कर रही थी ना, ये सब लिखा है। बहुत कम दाब पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कैथोड के पीछे एक दीप्त उत्पन्न होती है जो एक प्रकार की किरणों के कारण होती है।
जो किरणें आई अगर छिद्र के पास आई तो आर पार हो गई, और जो किरणें वाल पर टकराई तो उसे वाल ने कैथोड किरणों के उस इलेक्ट्रोड ने अवशोषित कर लिया। तो जो छिद्र से आर पार हो गई वो जिंक सल्फाइड से आके टकराई, और जिंक सल्फाइड से टकराने पर वहां पे एक दीप्ति उत्पन्न हुआ, एक चमक उत्पन्न हुआ। उस चमक के उत्पन्न होने से यह सिद्ध हुआ कि यहाँ पर किरणें क्या हो रही हैं, आ रही हैं, और यहाँ पर किरणों के आने से क्या हो रहा है, चमक उत्पन्न हो रहा है। और साथ ही इससे यह पता चलता है कि हमारी ये अदृश्य किरणें जो हैं वो किस चीज की बनी है, धन आवेशित कणों की बनी है, क्योंकि वो ऋण की तरफ आकर्षित हो रही हैं। किस तरफ आकर्षित हो रही है, ऋण की तरफ। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये विपरीत आवेश मतलब प्लस किधर निकल के जा रहा था, माइनस की तरफ। ठीक, गोल्डस्टीन ने इन किरणों को कैनाल किरणें कहा, क्योंकि ये किरणें कैथोड के छिद्रों से निकलकर दूसरी ओर चली जाती हैं। ये किरणें धन आवेशित कणों से मिलकर के बनी होती हैं, इसलिए इन्हें धन किरणें भी कहते हैं। इन कणों को प्रोटॉन भी कहा जाता है। 1919 में रदरफोर्ड ने तीव्रगामी अल्फा कणों की बौछार करके क्या नाइट्रोजन पर प्रोटॉन प्राप्त किया। नाइट्रोजन पर तीव्रगामी कणों की बौछार करके प्रोटॉन प्राप्त किया, और यह सिद्ध किया कि ये सभी तत्वों के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है। सभी तत्वों के परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है। इसके लिए उन्होंने नाइट्रोजन को लिया, नाइट्रोजन 14 7, एक परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु भार 14 पर एक अल्फा कण हीलियम के बराबर होता है। ठीक है, हीलियम पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उस पर 2 धनावेश आते हैं, और अल्फा पर 2 धनावेश होता है, उसके बराबर माना जाता है। वह चेंज हो जाता है किसमें, ऑक्सीजन में, और साथ में एक प्रोटॉन मिलता है, 1H1 को प्रोटॉन भी कहते हैं बच्चों। इस तरह से कैनाल किरणों के गुण पे आते हैं। कैनाल किरणों के क्या गुण हैं? ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, ऐसे वैसे नहीं करती, सीधी स्ट्रेट चलती हैं। वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ये किरणें ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित होती है। अगर बिजली का धारा वो लगा लीजिए, प्लेट 2, एक धन एक माइनस, जिसे अर्थ फेस बोलते हैं, तो ये किरणें किधर चली जाएंगी, अर्थ की तरफ, मतलब माइनस की तरफ चली जाएंगी। ठीक, ये फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती हैं, और ये किरणें धातु की पतली पन्नी को भेद कर पार हो जाती हैं, किंतु इनकी भेदन क्षमता कैथोड किरणों से कम होती है। और साथ ही इनका जो वेग होता है वह भी कैथोड किरणों से थोड़ा कम होता है, ना वेग। समझ में आया बच्चों? आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद बच्चों।